नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही पुरानी ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने आसमान को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सदियों तक एक सवाल था जो हर खगोल शास्त्री को परेशान करता था। वो सवाल था, ये जो ग्रह हैं, ये आसमान में इतनी अजीब तरह से क्यों चलते हैं? मतलब तारे तो एक सीधी लाइन में चलते हैं ना, पर ये ग्रह कभी तेज हो जाते हैं, कभी धीरे, और कभी कभी तो मानो पीछे चलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता था? ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि उस जमाने में लोग सोचते कैसे थे। हजारों साल से एक ही आइडिया चला आ रहा था। आइडिया था परफेक्ट मोशन का। देखिए, पुराने जमाने से ही सर्कल या वृत्त को एक डिवाइन, एक परफेक्ट शेप माना जाता था। तो ये सोचना बहुत नेचुरल था कि भाई आसमान में जो भी है, चांद, सूरज, ग्रह, सब कुछ परफेक्ट सर्कल्स में ही घूमता होगा। पहले लोगों को लगता था कि सब पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। फिर कोपरनिकस जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, सूरज के चारों ओर। पर घूमते सब परफेक्ट सर्कल में ही होंगे, ये तो तय माना जाता था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, हमारे जासूस योहानेस केपलर की। अब केपलर के पास एक बहुत बड़ा हथियार था, उस समय का सबसे सटीक, सबसे डिटेल्ड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा। ये डेटा टाइको ब्राहे ने सालों तक आसमान को घूर घूर कर इकट्ठा किया था। और जब केपलर ने इस डेटा को परफेक्ट सर्कल वाली थ्योरी पर फिट करने की कोशिश की, तो बात बनी ही नहीं। डेटा कुछ और कह रहा था और थ्योरी कुछ और। केपलर समझ गए, बॉस, दाल में कुछ तो काला है। तो केपलर ने एक एक करके इस पहेली की परतें खोलनी शुरू की, और जो पहला सुराग उन्हें मिला वो ग्रहों के रास्ते के शेप में, उसके आकार में छिपा था। और ये जवाब उस समय के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। केपलर की पहली और सबसे बड़ी खोज ये थी कि ग्रहों का रास्ता, उनकी ऑर्बिट एक परफेक्ट सर्कल है ही नहीं। ये तो एक इलिप्स है, मतलब एक थोड़ा सा पिचका हुआ सर्कल, अंडे जैसा शेप समझिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सूरज है वो भी बिल्कुल सेंटर में नहीं है, बल्कि एक तरफ, एक फोकस पॉइंट पर है। ये दो बहुत बड़ी बातें थीं। अब जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। हजारों सालों से जो परफेक्ट सर्कल का डिवाइन आइडिया चला आ रहा था, केपलर ने उसे तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये सब मैथ्स के एक नियम को फॉलो करता है, जिसे हम नाप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। ठीक है, तो पहली पहेली तो सुलझ गई। रास्ता सर्कल नहीं, एलिप्स है। लेकिन एक और सवाल अभी भी बाकी था। केपलर ने देखा था कि ग्रह अपनी ऑर्बिट में हमेशा एक ही स्पीड से नहीं चलते, कभी तेज, कभी धीरे। तो अगला सवाल था, ऐसा क्यों होता है? ये नियम सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल और एलिगेंट है। बस इतना इमेजिन कीजिए कि प्लैनेट और सूरज के बीच एक अदृश्य, एक इमेजिनरी लाइन है। और जैसे जैसे प्लैनेट घूमता है, ये लाइन भी उसके साथ साथ घूमती है, एक एरिया कवर करती हुई। अब नियम ये कहता है कि ये लाइन बराबर टाइम में बराबर एरिया कवर करती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब ग्रह सूरज के पास होता है तो उसे तेजी से चलना पड़ता है, ताकि वो उतना एरिया कवर कर सके। और जब वो सूरज से दूर जाता है तो उसे धीरे चलना पड़ता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे पिज्जा का एक स्लाइस जो लंबा और पतला है, और दूसरा स्लाइस जो छोटा और मोटा है। दोनों का एरिया बराबर हो सकता है। बस वही लॉजिक यहां है। और अब आते हैं केपलर के फाइनल और सबसे शानदार खुलासे पर। एक ऐसा नियम जिसने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को एक सिंपल से मैथमेटिकल फॉर्मूले में बांध दिया। ये केपलर का मास्टरपीस था। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि एक ग्रह को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, यानी उसका एक साल कितना लंबा होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सूरज से कितना दूर है। और ये कोई रैंडम रिश्ता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक, एक बहुत ही प्रिसाइज मैथमेटिकल रिलेशन है। अब ये देखिए, ये बहुत कमाल की चीज है। ये वो असली डेटा है जिसके साथ केपलर काम कर रहे थे। जरा सबसे आखिरी वाले कॉलम पर नजर डालिए। हर प्लैनेट के लिए, मर्क्यूरी से लेकर सैटर्न तक, ये नंबर लगभग लगभग सेम है, 7.5 के आसपास। सोचिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये ऐसा था मानो केपलर ने ब्रह्मांड के उस छिपे हुए संगीत को सुन लिया था, उस छिपी हुई धुन को पकड़ लिया था। जब केपलर को ये पैटर्न मिला ना, तो उनका खुद का रिएक्शन देखने लायक था। वो कहते हैं, पहले तो मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल सच है।
वो समझ गए थे कि उन्होंने कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ खोज निकाला है, एक ऐसा नियम जो पूरे आसमान को चलाता है। और मजे की बात तो ये है कि केपलर का नियम आज भी उतना ही सच है। ये देखिए मॉडर्न डेटा, आज हमारे पास कहीं ज्यादा सटीक टेलीस्कोप और उपकरण हैं, और ये डेटा भी बिल्कुल उसी रेशियो को कंफर्म करता है। और तो और, ये नियम उन ग्रहों पर भी लागू होता है जिनके बारे में केपलर को पता तक नहीं था, जैसे यूरेनस और नेपच्यून। कमाल है ना? तो आखिर में केपलर के इन 3 नियमों ने बदला क्या? इनका असर कितना गहरा था? चलिए देखते हैं। तो देखिए, केपलर की लेगेसी क्या है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि ग्रह अजीब तरह से क्यों चलते हैं, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को अंदाजे लगाने वाली साइंस से निकालकर एक सटीक मैथमेटिकल साइंस बना दिया। उनके 3 नियमों ने हमें बताया कि प्लैनेट्स कैसे चलते हैं, और इसी कैसे की नींव पर खड़े होकर आगे चलकर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि वो क्यों ऐसे चलते हैं, और उसका जवाब था ग्रेविटी। केपलर का काम हमें एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एक छिपा हुआ ऑर्डर है, एक मैथमेटिकल ब्यूटी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं, कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो ब्रह्मांड में छिपे हुए हैं और बस अपने केपलर का इंतजार कर रहे हैं।